everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss the next part of this chapter, French Revolution. So let's start. तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि कैसे फ्रांस एक रिपब्लिक बना, फिर उसके बाद रेन ऑफ टेरर वाला टाइम पीरियड आता है, उसके बाद डायरेक्टरी जो है वो रूल करती है फ्रांस को। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जब भी कोई मूवमेंट्स वगैरह होते हैं या ऐसे बड़े रिवॉल्यूशन होते हैं उनमें वुमेन्स की क्या भूमिका रही। ठीक है, तो डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, क्या वो इसमें थी, उन्होंने रिवॉल्यूशन किया इनडायरेक्टली। अब वहाँ पे हम बेसिकली बात करते हैं फ्रेंच सोसाइटी में जो थर्ड स्टेट की विमेंस थी वो बेसिकली वर्क किया करती थी वहाँ पे। ठीक है, चाहे वो लॉन्ड्री में काम कर रही है, सब्जियां बेच रही है, या किसी के जो बेसिकली फर्स्ट या सेकंड स्टेट के लोग हैं, बेसिकली जो नॉर्मल पीपल है उनके वहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, या कहीं वो डोमेस्टिक सर्वेंट्स के रूप में काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें वो उस टाइम पे भी किया करती थी वेमेंस। बट साथ ही साथ उनको कोई भी एक्सेस नहीं मिलती थी एजुकेशन की, ना कोई जॉब ट्रेनिंग हुआ करती थी। केवल जो नॉबल्स होते थे या वेल्दियर फैमिलीज हैं वो अपनी वुमेन्स को अलाउ करते थे कि वो पढ़ सके। ठीक है, और उसके बाद जब उनकी स्टडी हो जाती थी तो उनकी जो है अरेंज मैरिज करवा दी जाती थी। तो ये उस टाइम की सोसाइटी में वुमेन्स का किस तरीके का रोल है ये बताया गया। अब जब ये रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट हुई, इतनी सारी चीज़ें हुई, तो वुमेन्स की भी एक्सपेक्टेशंस थी कि उनको भी राइट्स मिले, उन्हें भी इक्वल राइट्स मिले, वोटिंग राइट्स मिले, उनकी उनको भी वैल्यू दी जाए एक तरीके से। ठीक है, अब वर्किंग वुमेन जो है ना उस टाइम पे भी अपनी फैमिलीज को क्या करती थी, उसकी देख रेख करती थी। और उन्हें, जैसे कि आज के टाइम पे भी हम बहुत से केसेस में इवन देखते हैं इंडिया में भी, उनके वेजेस जो थे वो मेन की कंपैरिजन में लोअर हुआ करते थे। ठीक है, और जो वर्किंग वुमेन है उन्हें घर का भी काम करना पड़ता था। और आज भी ये हम सिचुएशन देखते हैं कि खाना बनाना है, बच्चों की देख रेख करनी है, पानी लेके आना है, ये सारी चीज़ें वो आज भी करती हैं। तो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो वुमेन्स ने भी अपने पॉलिटिकल क्लब्स जो हैं वो बनाए थे। इवन वो कई न्यूज़पेपर्स भी चलाते थे। ठीक है, ये भी माना जाता है कि अराउंड जो है 60 वुमेन्स क्लब वहाँ पे उस टाइम पे फ्रेंच सिटीज़ में थे। ठीक है, जिसमें से वन ऑफ द मतलब टू ऑफ द इम्पोर्टेंट आते हैं द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, जो कि वुमेन्स के डिमांड के लिए काम कर रही थी। ये डिमांड थी उनकी कि उन्हें भी सेम पॉलिटिकल राइट्स दिए जाए जैसे मैन को दिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही है और बाद में जाकर वुमेन्स को ये राइट्स वगैरह मिलना शुरू होते हैं। जब रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट से हमने कहा उतनी एक्सपेक्टेशंस उन्हें थी, तो अर्ली ईयर्स में बात किया जाता है कि उन्होंने कुछ ऐसे जो है लॉज को इंट्रोड्यूस किया ताकि वेमेन्स की जो लाइफ है वो बेटर बने। ठीक है, तो सबसे पहले उनको कुछ राइट मिल गया कि वो स्कूल जा सकती हैं। ठीक है, स्कूल ही एक तरीके से उनके लिए कंपलसरी कर दी। दूसरी चीज ये हुई कि अब जरूरी नहीं था कि उन्हें अरेंज मैरिज करनी पड़े, वो अपने विल के अकॉर्डिंग मैरिज कर सकती थी। ठीक है, बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों के बीच में, जिसमें वो फ्रीली जो है अपनी मन मर्जी से सिविल लॉ के अंडर आकर साइन कर सकते थे और कंपेनियनशिप फॉर द लाइफ हो जाती थी। इसके साथ ही डाइवोर्स भी लीगल कर दिया गया था। अब वो डाइवोर्स लेने का काम दोनों कर सकती थी और वह कुछ छोटे मोटे ट्रेड भी उस टाइम पे करने लगी थी। ठीक है, बट वही ड्यूरिंग रेन ऑफ टेरर वाला जो सीजन आता है, टाइम पीरियड आता है, उस टाइम पे जैसे कि हमने बात करी, जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था उसने अपने अपोनेंट्स को, जिन्हें भी वो एनिमीज कंसिडर कर रहा है, जो उसकी आइडियोलॉजी उसके थॉट्स के अगेंस्ट है, उन सबको एग्जीक्यूट करवा दे रहा है, जेल में डाल दे रहा है। तो उसमें विमेंस भी थी, विमेंस को भी उसने जो है एग्जीक्यूट करवाया था, क्योंकि विमेंस भी तो पॉलिटिकल क्लब्स का पार्ट थी और अपनी पॉलिटिकल राइट्स इन सब की मांग कर रही थी। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलकर यही चीज जो है इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट में बना। सबसे पहले वुमेन्स ने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की बात करी और फाइनली फ्रांस की जो वुमेन है उनको ये जो वोटिंग राइट्स है 1946 में मिलता है। और कब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, पूरा एक डिकेड पूरा लग गया कि उन्हें ये राइट्स मिले। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं बेसिकली द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। एज वी ऑलरेडी नो कि उस टाइम पे जो स्लेवरी है वो बहुत ज़्यादा एक प्रिवलेंट एक्टिविटी होती थी, जिसमें कि इंसानों को एक थिंग की तरह
जिन्हें हम स्लेव कह रहे हैं, बाय और सेल किया जा रहा है। तो अगर हम बात करते हैं तो जैकोबियन रिजीम में उस टाइम पे उन्होंने जो है एबोलिशन करा था स्लेवरी का फ्रेंच कॉलोनीज में। और बेसिकली वहाँ के जो कैरिबियन वगैरह हो गया, ये जो पर्टिकुलर कुछ एरियाज थे, सैन डोमिंगो हो गया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ कमोडिटीज़ के रूप में थे। ये इनकी कॉलोनीज थी जहाँ पे वो जो है तंबाकू, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी ये सब उगाया करते थे और वहाँ से फिर ये ट्रेड करते थे, मतलब खुद की कंट्रीज में बेसिकली इनको भिजवाते थे। ठीक है, अब यूरोपियन तो कॉलोनीज उन्होंने बना ली थी, बट वो वहाँ जाना नहीं चाहते थे, ऐसे दूर के इलाकों में रहना, वहाँ काम करना। तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो लेबर्स हैं उनकी शॉर्टेज थी, जिन प्लांटेशंस में वो काम करवाते थे। ठीक है, तो ये चीज कैसे सॉल्व किया जाता था? स्लेव ट्रेड किया जाता था, जिसे कि हम ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कहते हैं। ठीक है, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका इन तीनों एरिया में ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड किया जाता था, जिसमें बेसिकली लोगों को बेचा और खरीदा जाता था ताकि वो इन प्लांटेशंस में काम करे और यूरोपियंस लोगों की जो डिमांड्स है उन्हें फुलफिल करे। इसी तरीके से सेम हम देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने भी यहाँ पे जो खेड़ा है, चंपारण है, वहाँ के लोगों से ज़बरदस्ती जो है इंडिगो और इन सब चीज़ों का जो भी है क्या करवाया था, ज़बरदस्ती उनसे खेती करवाते थे। ठीक है, और उन्हें शेयर वगैरह पे कुछ ऐसा खास मिलता नहीं था, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो यही चीज़ें स्लेव्स के साथ भी होती थी। ठीक है, अब स्लेव ट्रेड जो था वो बेसिकली 17th सेंचुरी में बिगिन हुआ था, जिसमें कि एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था स्लेव्स का, ना उन्हें अच्छे से ट्रीट किया जाता था, उनकी डिग्निटी की कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, एज अ जानवर और थिंग उनको उनका सिर्फ एक यूज़ किया जाता था। ठीक है, अब ओवर द टाइम हम देखते हैं कि जो नेशनल असेंबली है जो कि एनई थी, उसमें ये डिबेट होती रहती है बहुत कि क्या ये जो राइट ऑफ मैंस हमारे सामने आए हैं, ये जो फ्रांस की जो भी कॉलोनीज है, सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पे भी इन्हें लागू कर देना चाहिए, एक्सटेंड कर देना चाहिए, ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन उस टाइम पे कोई भी लॉ पास नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो मेन थे वो बिजनेसमैन थे। ठीक है, अब उनकी इनकम जो थी स्लेव ट्रेड पे ही डिपेंड थी, जिसकी वजह से एनए ने कोई खास या कुछ भी कहे लॉज वगैरह उस पर नहीं बनाए, खाली एक डिबेट का इशू बना रहा। बट फाइनली जो है नेशनल कन्वेंशन जो है इसको 1794 में फ्री कर देती है सारी स्लेव्स को। ठीक है, 1794 में ये किया जाता है बाय एनसी। बट ओवर द टाइम, या हम कहते हैं कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में या उसके बाद फिर से नेपोलियन ने जो ये ट्रेड है, ये स्लेव ट्रेड को फिर से शुरू कर दिया था अपने टाइम पीरियड में। उसके बाद फाइनली जो है स्लेव ट्रेड का जो पूरा सिस्टम खत्म होता है फ्रांस वगैरह में, तो ये 1848 में होता है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें चल रही है, किस तरीके से सोसाइटी है, किस तरीके से जो हमारी मांगे है कि इक्वल राइट्स होने चाहिए, सबको लिबर्टी, फ्रीडम, जस्टिस, ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए और लोगों में अवेयरनेस बढ़ी उस चीज़ को लेकर, तभी आज हम कह सकते हैं एक महीने में यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, अब इसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि उस टाइम का जो रिवोल्यूशन था या एवरीडे लाइफ थी वो किस तरीके की थी। तो एवरीडे लाइफ्स की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप हो चुका था, क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन था। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखने वाली ये है कि ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन ना बेसिकली उस टाइम पे मेंस के लिए ही था, जिसकी वजह से वुमेन्स ने अपने खुद के वहाँ पे जो बुक्स है वो लिखी है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, इस तरह की बुक्स भी लिखी। ठीक है, तो अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप था, वो कुछ भी छाप सकते थे, चीज़ें कर सकते थे, अपने ओपिनियन को सामने रख सकते थे, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। और इसके अलावा वो सॉन्ग्स गाते थे, प्लेस करते थे या फेस्टिव प्रोसेशन करते थे, जिसमें कि वो ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, फर्टिनिटी, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको सामने रखते थे इनके थ्रू। ठीक है, बाद में फिर हम बात करते हैं कि फाइनली ओवर द टाइम वहाँ पे फिर से हमने बात करा था कि डायरेक्टरी जब रूल कर रही होती है फ्रांस को, उसके बाद में आगे चलकर नेपोलियन बोनापार्टे आ जाता है। तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे अपने आप को फ्रांस का एम्परर बना लेता है। ठीक है, और साथ ही साथ फिर वो आसपास की कंट्रीज को जीतने के लिए चला जाता है।
ठीक है। और वो फाइनली जो बाद में है डिफीट कैसे होता है, वो 1815 में वाटरलू की एक वॉर होती है जिसमें कि वो डिफीट होता है। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि जो लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रीडम है, ये सारी चीज़ें आज हम मॉडर्न लॉस में और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करते हैं, जो कि जिसमें कि एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो फ्रेंच सोसाइटी, वहाँ के लोग जो हैं निभाते हैं। ठीक है। और इंडिया में भी जैसे ये चीज़ें आई, ठीक है, तो यहाँ के जो रिफॉर्मर्स थे उन सब ने इन चीज़ों के बारे में, उन्हें जब नॉलेज हुई तो उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि ये तो सही है, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। Thank you so much for watching my video till the end. Please don't forget to like and share the video and subscribe my channel Polhis Tutor.